गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो देखिए, हम मौजूद है दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर। हमारे पीछे ये तिहाड़ जेल है और तिहाड़ जेल में हम उसके बाहर से आज बुलेटिन क्यों कर रहे हैं वो आप जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 2 में इस वक्त मौजूद है। जी हाँ, इससे जुड़ी जितनी भी बड़ी खबरें हैं आज हम आपको यही सेंट्रल जेल तिहाड़ से सारे अपडेट्स देंगे। तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए इसी तिहाड़ जेल में रख दिया गया है। आपको बता दें, जेल नंबर 2 में फिलहाल सीएम केजरीवाल को रखा गया है, जहां पर पहली रात उनकी कटी। और जो जानकारी अंदर से मिल रही है वो ये कि वो ठीक से सो नहीं पाए। उनकी जो रात थी वो पूरी रात परेशानी में कटी है। तो करवटें बदलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की रात इसी तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 2 में गुजरी है। बैरक नंबर 2 में जहां पर वो मौजूद है इस वक्त भी उसे सीसीटीवी से मॉनिटर किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश और जेल मैनुअल के मुताबिक ही उनकी व्यवस्था की गई है। क्या है पूरी खबर, पूरा अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। जिस शीश महल में रहकर सरजी दिल्ली की सरकार चलाना चाहते थे, आज वो शराब घोटाले में आरोपी बनकर शीश महल से तिहाड़ में शिफ्ट हो गए हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल की तिहाड़ में पहली रात थी, लिहाजा उनकी ये पहली रात परेशानियों के साथ गुजरी। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल रात भर करवट बदलते रहे। सीएम केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया, जहां उन्हें टीवी, टेबल, कुर्सी और किताबें दी गईं। केजरीवाल को प्रिजनर अकाउंट भी मुहैया कराया गया, जिससे वो जेल की कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं। जेल मैनुअल को फॉलो करना होगा अरविंद केजरीवाल को। जेल मैनुअल के अनुसार सुबह का वक्त जो होता है नाश्ते का, जिस वक्त सुबह नाश्ता दिया जाता है उसी वक्त अरविंद केजरीवाल को नाश्ता दिया जाएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कई तरीके की डिमांड की थी, जिसमें कुछ बुक्स की बात कही गई थी, डाइट की बात की गई थी, साथ ही साथ दवाइयों की बात कही गई थी। वो तमाम जो ऑर्डर होगा कोर्ट का, उस ऑर्डर को जेल प्रशासन देखेगी और उसके अनुसार उन्हें तमाम चीजें मुहैया कराएगी। लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से ही अरविंद केजरीवाल को जो अपनी पूरी दिनचर्या है वो यहाँ पर बितानी पड़ेगी। तो तिहाड़ के जेल नंबर 2, जो कि 2 अलग अलग वार्ड में स्थित है, जिसके एक साइड को वेरी हाई रिस्क वार्ड बोला जाता है, जिसमें बड़े गैंगस्टर जैसे नीरज बवाना, खूंखार बदमाश बंद हैं। जेल नंबर 2 का दूसरा साइड सामान्य वार्ड है, जिधर सीएम केजरीवाल को रखा गया है। केजरीवाल को सीसीटीवी की निगरानी में अलग बैरक में रखा गया है। अब तक तिहाड़ में केजरीवाल के साथ उनके साथी सिसोदिया जेल नंबर 1 में है, संजय सिंह जेल नंबर 5 में है, सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 और के कविता जेल नंबर 6 में है। केजरीवाल जेल में 10 लोगों से मिल सकते हैं। फिलहाल केजरीवाल ने 6 नाम दिए हैं, जो कि सुनीता केजरीवाल, पुलकित केजरीवाल, हर्षदा केजरीवाल, संदीप पाठक, पीए वैभव और एक दोस्त का नाम शामिल है। इसके अलावा कोर्ट ने जेल में केजरीवाल को घर का बना खाना, जेल में अपना गद्दा, तकिया और रजाई देने की इजाजत दी है। तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि जेल में बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही जेल आने से पहले उन्होंने क्या क्या डिमांड सामने रखी। जी, न्यूज की पाठशाला में हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अगर आपने कल नहीं देखा तो अभी देखिए। केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया है। वो जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। केजरीवाल के साथी संजय सिंह को कुछ दिन पहले ही जेल नंबर 2 से जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है और केजरीवाल के एक और मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में है। यानी अब आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स का नया ठिकाना तिहाड़ जेल बन गया। कोर्ट से केजरीवाल ने तिहाड़ में कई सारी चीजों की परमिशन मांगी। कोर्ट ने तिहाड़ के अंदर केजरीवाल को क्या क्या ले जाने की परमिशन दी है, आपको पहले वो बता देता हूं। केजरीवाल अपना गद्दा तिहाड़ जेल में यूज कर पाएंगे। केजरीवाल ने कहा उनको चादर भी अपना चाहिए, तो चादर भी उनको अपना मिलेगा। केजरीवाल ने 2 तकिया मांगा, तो कोर्ट ने कहा 2 तकिया रख लीजिए। इसके अलावा रजाई और कंबल ये भी केजरीवाल अपना इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी चादर, तकिया, गद्दा, रजाई, कंबल कुछ भी जेल का नहीं, अपना इस्तेमाल करेंगे केजरीवाल जी। केजरीवाल ने अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई कई परमिशन भी कोर्ट से मांगी। केजरीवाल की सेहत को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी के परिवार का कहना है कि बहुत हाई शुगर रहता है, इनको बहुत बीमार है शुगर की वजह से। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस ले जाइए। इसके अलावा शुगर सेंसर, चार्जर, शुगर मशीन वाला वो ले जाइए, और जो ग्लूकोमीटर होता है वो ले जाइए, सेंसर रीडर ले जाइए। इसके अलावा अगर ब्लड शुगर लेवल नीचे जाता है
तो उसके लिए कई बार तुरंत टॉफी खानी पड़ती है ताकि शुगर लेवल ऊपर जाए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप जेल में रहिए, लेकिन टॉफी रखिए, ग्लूकोज रखिए, डायबिटीज की दवाइयां रखिए, ये सब आपको जेल अथॉरिटी दे देगा। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात की परमिशन दे दी है कि अरविंद केजरीवाल घर का बना खाना खा सकते हैं, और इतना ही नहीं, उन्हें जेल का जो पानी है वो भी नहीं पीना पड़ेगा, वो बोतल बंद पानी मंगवा सकते हैं। यानी घर का खाना पहुंचेगा, केजरीवाल वही खाएंगे, जेल का खाना नहीं खाएंगे। तो जो एक कहावत थी कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, वो जेल में रहकर भी केजरीवाल जी पे लागू नहीं होगी, क्योंकि वो घर का खाना खाते रहेंगे, घर का पानी पीते रहेंगे, या बोतल बंद बिस्लेरी वगैरह जो होता है मिनरल वाटर वो पीते रहेंगे। इसके अलावा केजरीवाल ने जेल में पढ़ने के लिए 3 किताबें मांगी। केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे रामायण दीजिए सर, मैं रामायण पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता हूं। और तीसरी किताब उन्होंने मांगी कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये 3 किताबें मैं पढ़ना चाहता हूं। अब तीनों बुक्स की परमिशन कोर्ट ने दे दी कि ठीक है ले जाइए पढ़िए। हालांकि तीनों किताबों की परमिशन यह भी दिखाती है कि शायद केजरीवाल जी को अंदर ही अंदर यह पता चल गया है कि वो लंबा अंदर गए, नहीं तो 3 किताब क्यों मांगते अगर 5 दिन 10 दिन में 15 दिन में निकलने वाले। 15 दिन में पढ़ लेंगे पूरा रामायण और गीता और तीसरी किताब भी। अच्छा, तीसरी किताब का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये किताब वो पढ़ना चाहते हैं। अब या तो इस किताब से वो ये समझना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे सोचते हैं, ये पता चले तो समझ में आए कि मोदी जी अब अगला क्या सोचने वाले हैं, करने वाले हैं, और नहीं तो शायद ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं तो अब यहां से निकलूंगा तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा। खैर बॉस, उनके मन में क्या चल रहा है ये तो वही जाने। लेकिन सियासत में ऐसी मैसेजिंग कई बार की जाती है जो अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में क्या शेड्यूल होने वाला है वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को भी वही शेड्यूल फॉलो करना होगा जो बाकी कैदियों का होता है। आप मुख्यमंत्री हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता बॉस। आप वहां कैदी हैं तो जो बाकी करेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तिहाड़ के शेड्यूल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को बाकी कैदियों के साथ सुबह 6:30 बजे उठना पड़ेगा। कैदियों को नाश्ते में चाय और ब्रेड दी जाती है। हालांकि चूंकि केजरीवाल को परमिशन है कि वो खाना घर से मंगा सकते हैं, तो उनका नाश्ता भी शायद घर से आएगा। फिर दोपहर का खाना सुबह 10:30 से 11 के बीच में मिल जाता है। उसमें आम कैदियों को दाल मिलती है, सब्जी मिलती है, रोटी या चावल मिलता है। लेकिन केजरीवाल जी का खाना घर से आएगा तो वो घर का खाना खाएंगे। इसके बाद शाम में 5:30 बजे डिनर दे दिया जाता है, तो केजरीवाल जी का डिनर भी घर से आ जाएगा 5:30 बजे। और 7 बजे सभी कैदियों को अपने बैरक में वापस जाने के लिए कह दिया जाता है। सब वापस चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल इसी तिहाड़ जेल में तो पहुंच गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी भी उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में क्या वो जेल के अंदर से ही दिल्ली सरकार चला पाएंगे? और तिहाड़ जेल का जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक वो यहाँ पर एक सामान्य कैदी हैं और उन्हें यहाँ से दिल्ली की सरकार चला पाना संभव उनके लिए नहीं होगा। और यहाँ के तिहाड़ जेल के जो पूर्व जेल अधिकारी हैं उनका भी ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के नियम फॉलो करने ही होंगे। शराब घोटाले में भले ही केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए हों, लेकिन अभी तक उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। सीएम केजरीवाल को लगता है कि वो तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से तो केजरीवाल कैदी हैं। मैनुअल के हिसाब से क्या लगता है कि संभव है कि जिस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पे, तो सरकार चलाना संभव होगा वहाँ से? देखिए, मेरे हिसाब से संभव नहीं होगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का काम खाली कोई फाइलें साइन करना नहीं होता, कैबिनेट मीटिंग भी करनी होती हैं, बट हायर ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी मिलना होता है, आपको पब्लिक को भी मिलना होता है, उनकी ग्रीवांसेस को आपको सुनना होता है। उसके अलावा आपको साइट विजिट करनी होती है, मिनिस्ट्री में मीटिंग्स होती हैं वहाँ जाना पड़ता है, आपको एलजी से मीटिंग होती है वहाँ जाना पड़ता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कस्टडी में हो, जुडिशियल कस्टडी में हो, तो ये चीज़ नहीं हो सकती बिना कोर्ट की परमिशन के। रोज रोज तो आप कोर्ट की परमिशन लोगे नहीं, तो इसलिए बहुत मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है जेल से सीएमशिप चलाना। ये तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि रोज रोज कोर्ट से ऑर्डर लेना उनके लिए भी मुश्किल साबित होगा। जेल मैनुअल के मुताबिक सीएम केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि जब केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे तो इस्तीफा कब देंगे।
तिहाड़ जेल जा चुके हैं, लेकिन जाते जाते अपने 2 मंत्रियों का नाम लेकर के उन्हें फंसा कर गए हैं, जिसको लेकर के सियासी सरगर्मी काफी बढ़ चुकी है। और उनमें से एक मंत्री ने आज सुबह 10 बजे एक बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। और चलिए आपको बताते हैं कौन से वो 2 मंत्री हैं जिनके नाम को अरविंद केजरीवाल ने इस घोटाले के एक अहम किरदार के साथ जोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ तो चले गए, लेकिन अब ये चर्चा है कि क्या जेल जाते जाते वो अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसाकर चले गए हैं। इस बात की चर्चा इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक अहम आरोपी विजय नायर के आतिशी और सौरभ भारद्वाज से कनेक्शन जोड़ दिए हैं। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने पूछताछ में खुलासा किया कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ये बात सामने आने के बाद आतिशी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वो आज सुबह 10 बजे बड़ा खुलासा करेंगी। अब देखना होगा कि मंत्री आतिशी केजरीवाल द्वारा नाम लेने के बाद क्या खुलासा करती हैं। वहीं बीजेपी आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आने के बाद हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी के अंदर अंदरूनी सत्ता संघर्ष चल रहा है, उसका खुलासा कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वो शायद छोड़ना नहीं चाह रहे हैं पद। सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद ने कहा कि लो अब हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। तो आतिशी मार्लेना जी का और सौरभ भारद्वाज जी का किंग पिन के द्वारा नाम लिया जाना, जो शराब घोटाले का किंग पिन है, ये एक नई स्टोरी शुरू कर रहा है। देखते जाइए इस भ्रष्टाचार की जड़ कहां तक जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार कर निशाना साधा है कि अब बीजेपी दिल्ली सरकार में दोनों मंत्रियों को भी फंसाना चाहती है। दावे के साथ कहता हूं, इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम जो दिल्ली में भी मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी। अब एक काम करो, 2-3 और नेताओं की तैयारी करना शुरू करो, तभी इनका नाम आज आया है। ये नाम तो पहले से ही इनके बयानों में दर्ज था। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली सरकार के 2 और मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आने के बाद सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। सियासी चर्चा यही है कि क्या केजरीवाल के बाद अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नंबर है। और चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरा दमखम लगा चुके हैं क्योंकि टारगेट है 400 के पार और उसके लिए आज भी कई जगहों पर उनकी बड़ी जनसभाएं होने वाली हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का रुद्रपुर और राजस्थान में चुनावी दौरा है। रुद्रपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पीएम मोदी रैली करेंगे और राजस्थान के कोटपुतली में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं पीएम मोदी। शाम 6 बजे बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दरअसल ये बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संवाद होने वाला है। और लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरी एक्ट्रेस कंगना रनौत जी जान से लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। और इसी के सिलसिले में वो लगातार लोगों से मिल तो रही हैं, साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद ले रही हैं। वो अपने जो उनका क्षेत्र है उसके एक बेहद प्राचीन मंदिर पहुंची, वहां भगवान का उन्होंने आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ किया। कंगना की कुछ तस्वीरें भी इस दौरान सामने आई हैं, आप भी देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत तूफानी प्रचार कर रही हैं। वो मंडी सीट पर धुआंधार प्रचार कर रही हैं। हर नेताओं से लेकर स्थानीय लोगों के बीच जा रही हैं। चुनावी प्रचार के बीच कंगना मंडी स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर पहुंची, मंदिर में पूजा अर्चना की। वो काफी देर तक भगवान शिव के सामने बैठकर साधना करती हुई दिखाई दी। उसके बाद वो मंदिर में परिक्रमा करती हुई नजर आई। कंगना ने मंदिर परिसर में भजन कीर्तन के दौरान पारंपरिक पहाड़ी डांस भी किया। इससे पहले कंगना ने भीमकाली मंदिर में पूजा की और आशीर्वाद लेती हुई नजर आई। पहली तस्वीर भीमकाली मंदिर की है और दूसरी तस्वीर बाबा भूतनाथ मंदिर की, जहां कंगना ने पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान कंगना रनौत ने संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और फिर उन्होंने इंदिरा मार्केट में हिमाचल बीजेपी की तरफ से लगाए गए नमो टी स्टॉल पर चाय बनाई और स्थानीय लोगों के साथ वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को भी चाय पिलाई। इस दौरान कंगना के साथ चाय पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत कई अन्य नेता भी नजर आए। प्रचार के लिए ग्राउंड पर उतरी कंगना को देखने के लिए भारी भीड़ भी जमा हो गई। और खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से आपको बताते हैं, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक पटाखे के गोदाम में जबरदस्त धमाका हुआ और उसमें 4 लोग मलबे में दब गए। जहाँ इस मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला कैसे गया और ये सब कुछ हुआ कैसे, देखिए इस रिपोर्ट।
यूपी के बदायूं जिले में बड़ा हादसा हुआ। जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कस्बे में पटाखा गोदाम में धमाका होने से 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। घटना के समय घर के अंदर एक ही परिवार के 4 लोग मौजूद थे और सभी के सभी मलबे में दब गए। जैसे ही तेज धमाका हुआ तो आवाज सुनकर आसपास के लोग दहल गए। लोगों ने आनन फानन में हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम को बुलाया। मलबे में दबे परिवार का रेस्क्यू शुरू किया। बुलडोजर से पहले मलबा हटाया गया। दमकल और पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे परिवार के 4 सदस्यों में से 3 को बाहर निकाल लिया, लेकिन इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। मलबे में दबे एक बच्चे को बचाया नहीं जा सका। वहीं पटाखा ब्लास्ट की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम, सीओ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने ही मलबे से बाहर निकाले गए 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के आगरा से बताने जा रहे हैं, जहां पर बेखौफ बदमाश ने कारोबारी के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि वारदात को जिस जगह पर अंजाम दिया गया, पुलिस चौकी महज उससे 50 मीटर की दूरी पर है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आगरा पुलिस की कानून व्यवस्था पर इस वारदात के बाद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के आगरा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक केमिकल व्यापारी के घर में घुसकर पति पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस हमले में एक कारोबारी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कारोबारी दंपति पर हमले से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हमले के वक्त का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश कारोबारी के घर जाते हुए दिख रहे हैं। घर में लूटपाट के मकसद से घुसे चारों बदमाशों में से एक बदमाश कारोबारी की फैक्ट्री में ही नौकर है, जिसने अन्य बदमाशों की मदद की है। चौंकाने वाली बात यह है कि बेखौफ बदमाशों ने वारदात को जिस इलाके में अंजाम दिया, वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर विजयनगर पुलिस चौकी है। घटना की सूचना पर पुलिस बल के साथ एसओजी टीम और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन के बाद बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आपको बताते हैं, जहां आग का जबरदस्त तांडव देखने को मिला। हालात ऐसे बने कि लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। जी, आग लगने के पीछे की वजह क्या है और इस आग लगने के बाद वहां पर कितना नुकसान हुआ, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। पूरा इलाका आग से धधक रहा है। धमाकों की आवाज आ रही है। अफरा तफरी मची है। आग बुझाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आग के तांडव की तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद से सामने आई हैं। गाजियाबाद जिले के ही राजपुर गांव में 2 झोपड़ियों में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। ये आग इतनी तेजी से इलाके में फैली कि कुछ ही मिनटों में आसपास के पूरे इलाके को इसने अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते आग की चपेट में वहां खड़ी मोटरसाइकिल भी आ गई। जैसे ही 2 बाइक्स में अचानक आग लगी तो तेज धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके में चीख पुकार और दहशत का माहौल पैदा हो गया। पहले स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन बढ़ती आग के प्रकोप को देखते हुए आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की 2 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग पर काबू तो पा लिया गया, पर जिस झोपड़ी में आग लगी थी उसमें काफी नुकसान हुआ है। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। तो ये तो बात रही गाजियाबाद की, लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और आग इतनी जबरदस्त थी कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटों को देखा जा सकता था। लेकिन आग लगने की वजह क्या रही, उसके बाद क्या वहाँ पर हालात बने, अपडेट क्या है, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। काफी दूर से ही आग की लपटें दिख रही हैं। लपटों से पूरा आसमान लाल हो गया है। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की हैं, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। भगदड़ मची है। लोग लपटों से बचने के लिए भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। आग बुझाने के लिए मशक्कत की जा रही है, लेकिन भयावह आग का अंदाजा उठ रही इन लपटों से ही लगाया जा सकता है। आग इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री जल उठी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोगों में दहशत फैल गई। आनन फानन में लोगों ने स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को आग की जानकारी दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन की गाड़ियों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया था। लपटें इतनी तेज थी कि दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लगा। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वो एक ऑयल पेंट की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में एक टैंकर आया हुआ था। इसी दौरान आगे पीछे करने की वजह से किसी तरह से चिंगारी उत्पन्न हुई। इसके बाद पहले तो टैंकर में आग लगी और फिर देखते ही देखते ये आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई, जिसकी वजह से फैक्ट्री जलकर स्वाहा हो गई। खबर पंजाब के
संगरूर से आपको बताते हैं, जहां पुलिस भर्ती के जो अभ्यर्थी है वो पिछले 26 दिनों से मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जो यहाँ पर हैं लोग, उनमें से एक लड़की है जो कि 26 दिन से टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश और धमकी दे रही है। देखिए पूरा मामला है क्या। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, टावर पर एक लड़की चढ़ी हुई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, आत्महत्या करने की धमकी दे रही है, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। बवाल, हंगामे और विरोध की तस्वीरें पंजाब के संगरूर जिले की है। संगरूर जिले में ये विरोध प्रदर्शन पिछले 26 दिन से जारी है। मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी ही दूर पर लगे मोबाइल टावर पर 2016 पुलिस भर्ती की पेंडिंग लिस्ट के लिए एक लड़की पिछले 26 दिन से टावर पर चढ़कर धरना दे रही है। प्रदर्शन कर रही युवती के साथ कई अन्य अभ्यर्थी पंजाब की मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर दोबारा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। प्रशासन जब इस प्रदर्शन को बंद करवाने पहुंचा तो बवाल शुरू हो गया। टावर पर चढ़ी लड़की ने पेट्रोल से खुद को जलाकर आत्महत्या करने की धमकी दे दी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस महकमे को पेट्रोल की बोतल और माचिस की फोटो के साथ आत्महत्या की धमकी भरा पत्र भेजा गया था, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए मौके पर तहसीलदार पहुंचे और उन्होंने अनाउंसमेंट कर प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारी अपनी स्थायी नौकरी के लिए 2016 पुलिस भर्ती की पेंडिंग लिस्ट जारी करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला और सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के बाद एक बार फिर से कनाडा से कलाकारों को धमकी भरे कॉल आने का एक नया मामला सामने आया है। और जलंधर में रह रहे पंजाबी सिंगर साहिल शाह को कनाडा से पहले जान से मारने की धमकी दी गई और फिर उनके घर पर गोलीबारी भी की गई। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। पंजाब के जालंधर में पंजाबी सिंगर साहिल शाह के घर पर गोलियां चली। गोलियों के निशान घर के गेट पर लगे हैं। गोलियों के खोल भी बरामद किए जा चुके हैं। घटना सामने आने के बाद सिंगर साहिल शाह का कहना है कि उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। शुरू में उन्होंने ऐसी कॉल्स को किसी का मजाक समझकर इग्नोर किया, लेकिन हाल ही में उसे कनाडा से जान से मारने की धमकी वाले कॉल्स आ रहे हैं, जिसको लेकर सिंगर ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज की है। मतलब कोई गैंगस्टर सीगा ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। गोली चलने की घटना रविवार रात की है, पर सिंगर के परिवार को इसका पता सोमवार सुबह घर के गेट पर गोलियों के निशान देखकर लगा। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, सिंगर साहिल शाह अपने घर पर मौजूद नहीं थे। वो किसी शूट के लिए चंडीगढ़ गए हुए थे, लेकिन घटना सामने आने के बाद से परिवार के सदस्यों और इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग कल दी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन मौके पर पहुंचे हम बयान लिखे जा रहे हैं, जो पार्टी काबू कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने सिंगर के घर पर मिले गोलियों के निशान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। माफिया मुख्तार अंसारी भले कब्र में दफन हो गया हो, लेकिन अभी भी उसको लेकर सियासत जारी है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने ये कहा है कि जो लोग अब ये कह रहे हैं कि मुख्तार की कहानी का द एंड हो गया, दरअसल मुख्तार की कहानी अब उनके लिए शुरू हुई है। जी हाँ, वहीं जिस जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, उसी जेल अधीक्षक को अब फोन में धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने एक बार फिर दोहराया है कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया है। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार की मौत पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर सरकार समझ रही है कि मुख्तार की कहानी का दी एंड हो गया है, तो ऐसा नहीं है, कहानी अब शुरू हुई है। अफजाल के मुताबिक मुख्तार के शव को इस तरह से दफनाया गया है कि आने वाले 5 या 20 साल बाद भी अगर जांच होगी तो नाखून से लेकर बाल तक की जांच हो जाएगी। मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है, कहानी तो अब शुरू होगी।
अफजाल अंसारी ने जेल प्रशासन पर मुख्तार की मौत का आरोप लगाया, तो वहीं मुख्तार की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली। सीयूजी मोबाइल नंबर पर फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद जेल अधीक्षक ने तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में ही बंद था, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार की बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तिहाड़ जेल में